वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल हम पढ़ेंगे। ट्रबल्ड वाटर्स इसका टाइटल है। आपने सुना होगा श्रीलंका ने फिर से इंडिया के कुछ मछुआरों को पकड़ लिया। बार बार आप इस न्यूज़ को सुनते हो। आज इस आर्टिकल में हम एनालिटिकली देखेंगे श्रीलंका और इंडिया के मछुआरों का झगड़ा है क्यों, है ना। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये आपका क्विज़ है। आप आरसी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन हर चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे और जो भी आज आप सीखेंगे अप्लाई होगा इस क्विज़ पे। सेशन के लास्ट में मैं इसका सोल्यूशन आपको देता हूँ। इसको एक ट्राई आप अभी दे सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है ट्रबल्ड वाटर्स। देखिए, वाटर आप जानते हैं पानी। वाटर के आगे एस लगा दिया जाए, वाटर्स बना दिया जाए तो इसका मतलब होता है किसी नदी का पानी, समंदर का पानी, तालाब का पानी, है ना। और ट्रबल्ड का मतलब है जो ट्रबल में फंसा हो, जो मुसीबत से घिरा हो। कह रहा है मुसीबत से घिरा हुआ पानी। अच्छा, बात किसकी कर रहा है भाई? बात कर रहा है ऑन इंडियन फिशरमैन इन श्रीलंकन कस्टडी। इंडिया के मछुआरों की जो श्रीलंका की कस्टडी में है, श्रीलंका की हिरासत में है। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया के पास का जो एरिया है जहाँ पे इंडिया के मछुआरे तमिलनाडु से मछली पकड़ने जाते हैं, उस एरिया से वो जैसे ही थोड़ा सा भी आगे निकल जाते हैं, गलती से भी श्रीलंकन नेवी उनको अरेस्ट कर लेती है। तो ये जो वाटर्स है ना इंडिया और श्रीलंका के बीच के, ये बड़े ट्रबल्ड है। यहाँ बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं इन मछुआरों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रबल्ड वाटर्स पे एक ईडियम बनती है और बड़ी आप देखोगे ना, इंटरेस्टिंग सी ईडियम है। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। फिश का मतलब होता है मछली। टू लग गया आगे तो मतलब इन्फिनेटिव बना दिया। फिश एक वर्ब भी है इन्फिनेटिव फॉर्म में। इसका मतलब होता है मछली पकड़ना, है ना। मैं फिशिंग करने जा रहा हूँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। तो टू फिश का मतलब है मछली पकड़ना ट्रबल्ड वाटर्स में। अगर किसी आदमी का बुरा वक्त चल रहा है, ट्रबल्ड वाटर्स में वो आदमी है और उस आदमी का आप शिकार कर लें, उस आदमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा लें, तो टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स नाम की इडियम पूरी हो जाती है। जैसे किसी को पैसे की ज़रूरत थी तो उसकी 1 लाख की गाड़ी आपने 20,000 रुपये में उससे ले ली, है ना। टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन गोइंग थ्रू रफ टाइम इज़ टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। मछलियाँ परेशान होती हैं ट्रबल्ड वाटर्स में। वहाँ पर अगर आप मछली पकड़ने जाओगे तो मछलियों के बुरे वक्त का फ़ायदा उठा रहे हो, ऐसे इसको याद रखें। चलिए आगे डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसके टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दिया करो सेशन को, ताकि ये और स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, है ना, अगर आप फ़ायदा उठाते हो तो। कह रहा मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू वीन अवे फिशरमैन फ्रॉम ट्रॉलर्स। कह रहा और एफर्ट्स जो है वो मेक किए जाने चाहिए, पैसिव वॉइस के अंदर मॉडल वर्ब को लगा के। और एफर्ट्स को बनाया जाना चाहिए। अच्छा, किस लिए भाई? वीन अवे करने के लिए मछुआरों को, यानी कि फिशरमैन को, ट्रॉलर्स नाम की इस टेक्निक से। अब आपके दिमाग में 2 सवाल आएंगे, सर ये वीन अवे क्या होता है और ट्रॉलर क्या होता है? तो ये ट्रॉलर तो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक टेक्निक होती है ट्रॉलिंग, जिसमें बड़ा नुकसान होता है समंदर का। तो ये ट्रॉलिंग टेक्निक इंडियन मछुआरे यूज़ करते हैं। तो एक तो ये टेक्निक बुरी है। और वीन अवे का मतलब होता है किसी इंसान को किसी गलत काम से दूर मोड़ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ये स्ट्रक्चर कैसे काम करेगी। इसका मतलब होगा टू डिस्करेज समवन फ्रॉम एन एक्टिविटी, किसी काम से दूर करना, डिस्करेज करना किसी एक्टिविटी से। द एनजीओ इज एक्टिवली वर्किंग ऑन वीनिंग द यूथ ऑफ नियर बाई स्लम्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ क्राइम। एनजीओ एक्टिवली काम कर रहा है दूर करने में, डिस्करेज करने में स्लम्स की यूथ को, नियर बाई झूपड़पट्टी की यूथ को लाइफ ऑफ क्राइम से। तो एनजीओ क्या करता है? झूपड़पट्टी में जाता है, वहाँ पे जो यूथ है उनको समझाता है कि आपको लाइफ और क्राइम नहीं अपनाना है, आपको वीन अवे करेंगे हम, इससे दूर मुख मोड़ेंगे आपका, डिस्करेज करते हैं हम आपको इस एक्टिविटी से। समझ गए ना। आप बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हो, तो एक दिन मैंने आपको समझाया कि यार ये मोबाइल में क्या रखा है आपका, है ना। बहुत चीज़ें हैं दुनिया में मोबाइल के अलावा भी। तो मैं आपको वीन अवे कर रहा हूँ आपकी इस डिस्ट्रक्टिव हैबिट से, जो है अपना करियर बर्बाद करने की अपने मोबाइल के अंदर। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। चलिए, सब्जेक्ट है आपका मोर एफर्ट्स, वर्ब है शुड बी मेड। एफर्ट्स को बनाया जाना चाहिए मछुआरों को वीन अवे करने के लिए ट्रॉलर्स से। ट्रॉलर्स को मैं आगे आपको बता दूंगा। वीन अवे को डिस्करेज ही बोल देना ना, डिस्करेज फ्रॉम समथिंग। चलिए अब एक काम करते हैं, इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी देख लेते हैं। बड़ी आसान सी है, ज़्यादा है नहीं, ताकि स्मूथली इसको अपने पढ़ते जाएं।
उसी के साथ मैं ऐड कर दूं, भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है, इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं, डिस्काउंट रहते हुए उसका फ़ायदा जरूर उठाएं। वो कैब शीट है, रोज़ अपडेट होती है टेलीग्राम ग्रुप से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यही ग्रुप इसी ग्रुप को ज्वाइन करना। कुछ सारे नकली ग्रुप्स भी चलते हैं टेलीग्राम पे, तो ये वाला अपना असली है, ऑफिशियल YT नो चैट्स। इस ग्रुप में सुबह 7 बजे आपको एडिटोरियल की PDF भी मिल जाती है शाम को, जो मैं पढ़ाने वाला होता हूँ। अपने वर्ड्स आज इम्पाउंड पुराना वर्ड है, डिसर्निबल अगेन पुराना वर्ड है, इटर्नल, रिगरस और एम्बिशियस सभी के सभी पुराने वर्ड्स हैं। इम्पाउंड इसका मतलब क्या होता है भाई? पाउंड का मतलब होता है बाड़ा। किसका बाड़ा भाई? जानवरों का, जिसमें जानवरों को खिलाया पिलाया जाता है, सुलाया जाता है, पर वो उससे बाहर नहीं जा सकते, है ना, उस बाड़े में वो कैद होते हैं। इम्पाउंड का मतलब होता है जानवरों को बाड़े में कैद करना, और सिर्फ जानवरों को नहीं, किसी भी चीज़ को सीज करना, कन्फाइन करना। आप तेज़ गाड़ी चला रहे थे या शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, पुलिस वाले ने आपको पकड़ा, जैसे ही उसको पता लगा आप पिए हुए हो, तो उसने आपकी गाड़ी को इम्पाउंड कर दिया, सीज कर दिया, कन्फाइन कर दिया। आगे समझ में? द कार ऑफ ड्रंक ड्राइवर वॉज इम्पाउंडेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। शराबी ड्राइवर की गाड़ी को सीज कर दिया गया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। याद रहेगा ना, इसको इम्प्रिजन बोल दो, इनकार्सिरेट बोल दो। इनकार्सिरेट किसी को जेल में डालने का एडवांस्ड सिनोनिम होता है। इनकार्सिरेट कारावास में डालना। ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। डिसर्निबल वो चीज़ होती है जो एपरेंट हो या नोटिसेबल हो, जो महसूस की जा सके या जो टेंजिबल हो, ठीक है, डिसर्निबल। तो इसका टेंजिबल वाला सिनोनिम आर्टिकल में आप देखेंगे, महसूस किया जा सकने वाली चीज़ टेंजिबल होती है। आफ्टर एन आर्गूमेंट द टेंशंस इन द रूम वर डिसर्निबल। आर्गूमेंट के बाद में रूम में जो तनाव था वो डिसर्निबल या टेंजिबल था, महसूस किया जा सकता था। पैल्पेबल, एविडेंट या परसेप्टिबल भी बोल सकते हो, अच्छे सिनोनिम्स हैं इसी वर्ड के। इटर्नल वर्ड 10,000 बार कर चुके हैं हम। वो चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो वो इटर्नल कहलाती है। द सेज वॉज इन एन इटर्नल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड निर्वाणा। संत जो था एक इटर्नल क्वेस्ट में था, किसके लिए भाई? सच और मोक्ष की। इटर्नल क्वेस्ट का मतलब है ऐसी खोज में था जो इटर्नल थी, कभी ख़त्म ना होने वाली थी। तो इटर्नल का एक सिनोनिम है, अब इन्हीं में से कोई आएगा, सस्टेन्ड आएगा शायद, है ना। सस्टेन्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। ये सारे इटर्नल के सिनोनिम है। परसिस्टेंट, एंडलेस, लास्टिंग, सस्टेन्ड, क्रोनिक, परपेचुअल, पेरिनियल, अबाइडिंग, प्रोलॉन्ग्ड, लॉन्ग हेल्ड। चलो, अच्छा, एक वर्ड अपने पास रिगरस, 2 दिन पहले हमने किया है। रिगर, जिसमें रिगर हो, रिगर का मतलब स्ट्रिक्टनेस, रिगरस मतलब वेरी स्ट्रिक्ट एंड बर्डनसम। कोई चीज़ जो बड़ी कठिन हो, बड़ी डिफिकल्ट हो, बड़ी स्ट्रिक्ट हो, वो आपको कहलाएगी रिगरस। आर्मी स्कूल्स आर नॉन फॉर देयर रिगरस डिसिप्लिन। आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल जाने जाते हैं अपने कड़े डिसिप्लिन के लिए, रिगरस वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए। तो स्ट्रिंजेंट इसका एक सिनोनिम है। रिगरस और स्ट्रिंजेंट दोनों ही वर्ड आर्टिकल में आज आप देखने वाले हो। चलिए, एक लास्ट वर्ड है अपने पास, एम्बिशियस। हिंदी बोलते हैं महत्वाकांक्षी। एमिंग वेरी हाई, जो बड़ा ऊपर का सोचता हो, है ना, बहुत ऊंचा जो है अपनी आकांक्षाओं को रखता हो। द इंडियन PM is to launch an ambitious 2 billion PLI scheme to give boost to small exporters of the nation। इंडिया के PM जो है लॉन्च करने वाले हैं एक महत्वाकांक्षी, बहुत बड़े आकांक्षा वाले, बहुत बड़े टारगेट वाले $2 बिलियन के PLI स्कीम को, ताकि बूस्ट दे पाएँ देश के छोटे निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर्स को। तो एस्पायरेशनल और अर्निस्ट भी बोलते हैं किसको? एम्बिशियस को। एम्बिशियस वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। एम्बिशन से बना है, एम्बिशन का मतलब होता है आपकी बड़े बड़े डिज़ायर, आपकी महत्वाकांक्षा। चलिए, 4-5 वर्ड्स हैं, रिवीजन चालू रखो अपना। आ जाओ अपने आर्टिकल पे। एक समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ, अपने को पता लगे। देखिए, बार बार आप न्यूज़ सुनते हो श्रीलंका ने कुछ मछुआरों को इंडिया के पकड़ लिया है, और बार बार ये न्यूज़ आप सुनते क्यों हो? क्योंकि इंडियन मछुआरे जो है ना, हमारी साइड में मछलियाँ कम पाई जाती हैं, श्रीलंका की साइड में ज़्यादा पाई जाती हैं, तो बार बार हम क्रॉस करके श्रीलंका की बाउंड्री में जाते हैं। अब दिक्कत क्या है दोनों कंट्रीज़ के बीच में?
इंडियन जो मछुआरे हैं तमिलनाडु के, वो सी ट्रॉलिंग नाम की एक टेक्निक को यूज़ करते हैं। इस सी ट्रॉलिंग की टेक्निक के अंदर मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा इसका एनिमेशन। इसके अंदर सी बेड या यूँ समझ लो पूरी सी लाइफ इकोसिस्टम है ना, वो ख़राब होता है। तो श्रीलंकन वालों का ये कहना है भाई कि आपकी वजह से हमारी साइड की मछलियाँ भी कम हो रही हैं, आप हमारे एरिया में भी आकर के सी ट्रॉलिंग करते हो और अपने एरिया में तो आप करते ही आ रहे हो काफ़ी सालों से, सैकड़ों सालों से मछलियाँ ख़त्म कर दी हैं आपने। ये झगड़ा है दोनों कंट्रीज़ के बीच का। अब ये झगड़ा इतना बढ़ गया है कि इंटरनेशनल फोरम्स तक जा रहा है और हाल ही में कुछ फिशरमैन को अगेन श्रीलंका ने कैप्चर कर लिया है, जो श्रीलंका की बाउंड्री में चले गए थे गलती से। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इसके पीछे सी ट्रॉलिंग जिम्मेदार है। सरकार की एक स्कीम आई थी जिसमें सी ट्रॉलिंग को बंद करवा करके दूसरे इक्विपमेंट इन मछुआरों को दिए जाने थे, लेकिन अभी तक वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। फटाफट उस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए, हमारे फिशरमैन को नई टेक्निक दी जाए ताकि श्रीलंका से रोज़ झगड़े खत्म हो और सी ट्रॉलिंग जो है, सी बेड ट्रॉलिंग हम खत्म करके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना भी बंद करें। बस सारा आर्टिकल उस स्कीम के ऊपर केंद्रित है, फोकस्ड है, जिसमें ट्रॉलर्स को ख़त्म किया जाएगा, सरकार की तरफ से नए उपकरण इक्विपमेंट दिए जाएंगे। आ गया समझ में? तो आज के आर्टिकल की जो टोन है वो एनालिटिकल है, एनालाइज कर रहा है, पूरे घटना की जड़ आपको बता रहा है क्या जड़ है। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। ऐप को डाउनलोड करें, YT योर इंग्लिश ट्यूटर को प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। क्वालिटी कोर्सेज मिलेंगे आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में। सभी कोर्सेज को मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। बैंकिंग का कॉम्बो भी हमने लॉन्च कर दिया है 1 साल का, आपको मिल रहा है 475 में एक्समस बैंकिंग कूपन कोड के साथ। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। स्ट्रेटजी वीडियो इसमें आ चुकी है, जाकर के चेक करो बैंकिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, सबके लिए फ्री है वो। इसके अलावा आपको कुछ फ्री कंटेंट भी हर कोर्स में अब मिलने लगा है। ऐप पे जाकर के आप फ्री कंटेंट का फ़ायदा भी ले सकते हो। इसी तरह से राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, अगर लिखना चाहते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इस कोर्स के जरिए आप अपनी राइटिंग को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ला सकते हो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। SSC बैंकिंग हर कोर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए, कैरे द अरेस्ट ऑफ 68 इंडियन फिशरमैन बाय द श्रीलंकन अथॉरिटीज़ बिटवीन December 18 and 20 and the impounding of 10 boats for poaching in territorial waters have raised again concerns about the fate of the men। कह रहे जो हिरासत है अरेस्ट है, और किसकी भाई? 68 मछुआरों की इंडिया के, और किसके द्वारा? श्रीलंका की अथॉरिटीज़ के द्वारा। और किससे किसके बीच में ये अरेस्ट हुई है सर? दिसंबर 18 और 20 के बीच में, कुछ 18 को, कुछ 19 को, कुछ 20 को, इस तरह से, है ना। कह रहा है एक तो ये जो अरेस्ट है इस तरह से 68 लोगों की, और जो इम्पाउंडिंग है, अब इम्पाउंडिंग आप समझ गए हो, इम्पाउंड मतलब किसी को सीज करना, किसी को पकड़ लेना। और कह रहा है जो पकड़ लेने का काम है 10 बोट्स को, और किसके लिए भाई? पोचिंग के लिए, इलीगल हंटिंग के लिए, टेरिटोरियल वाटर्स में, श्रीलंका के तरफ का जो वाटर्स है ना वहाँ उसकी तरफ। तो कह रहा है ये जो अरेस्ट और ये जो इम्पाउंडिंग, कुछ लोगों को पकड़ना और कुछ बोट्स को पकड़ना, कह रहा है इन दोनों कामों ने ना फिर से एक बार रेज कर दिया है, उठा दिया है चिंताओं को, फेट के बारे में, तकदीर के बारे में, नसीब के बारे में, इन मैन की, इन आदमियों की। तो अरेस्ट हुआ, बोट भी पकड़ ली, फिर से एक बार सवाल पैदा फिर से हो गया है कि इन आदमियों का क्या होगा, 68 में से कितने वापस इंडिया में लौटेंगे ये मछुआरे। अरेस्ट और इम्पाउंडिंग की वर्ब है हैव रेज्ड अगेन। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया ना, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, हैव से हमने +V3 को यूज़ किया है। पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग, शिकार तो होता है लेकिन इलीगल शिकार। फेट का मतलब होता है नसीब, तकदीर, लक। चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा नहीं, पहले 2 क्वेश्चंस देखो, आपके सामने 2 सेंटेंसेज हैं, देख करके मुझे बताओ इन सेंटेंसेज में कौन सा ग्रामर रूल हमने वायलेट किया है। चलो आराम से वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश किया करो, है ना। द पुलिस फाउंड दैट द हाईजैकर स्टॉप द कार ऑन 3 गैस स्टेशंस बिटवीन दिल्ली टू इंदौर। पुलिस वालों ने ऐसा पाया कि हाईजैकर्स ने रोका अपनी गाड़ी को 3 गैस स्टेशंस के बीच में, और कहाँ से? दिल्ली से इंदौर के बीच। दिल्ली तो इंदौर जा रहे थे, तो बीच में 3 स्टेशंस पे उन्होंने अपना गैस पर जो है रिफिलिंग किया। दिक्कत ये है कि आपने यूज़ किया यहाँ पे बिटवीन को। बिटवीन एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है और 2 चीज़ों को जोड़ती है ना। तो बिटवीन दिल्ली टू इंदौर जो आप लिख रहे हो ना, ये गलत हो जाएगा। बिटवीन एक ऐसी कोरिलेटिव कंजंक्शन है जिसका जोड़ीदार होता है एंड।
तो भले ही आपको सुनने में ठीक लग रहा हो दिल्ली टू इंदौर, दिल्ली से इंदौर जा रहे थे तो दिल्ली टू इंदौर नहीं, बिटवीन दिल्ली एंड इंदौर। तो याद रखना आपको, बिटवीन एंड की जोड़ी हमेशा चलती है, फ्रॉम और टू की जोड़ी हमेशा चलती है। अगर आपको यहाँ पे टू लगाना होता तो फ्रॉम दिल्ली टू इंदौर लिख सकते थे, अगर बिटवीन लगा रहे हो तो बिटवीन दिल्ली एंड इंदौर लिखोगे। वैसे ही द कॉस्ट ऑफ न्यू एयरक्राफ्ट हैज़ बीन एस्टिमेटेड बिटवीन $2 billion टू $2.8 billion। नए एयरक्राफ्ट की जो है कॉस्ट जो है एस्टिमेट की गई है 2 से 2.8 बिलियन डॉलर्स। तो 2 से 2.8 अगर 2 लगाना चाहते हो तो बिटवीन मत लगाओ, फ्रॉम लगाओ, फ्रॉम प्लस में 2। और अगर आप 2 नहीं लगा सकते, आपको यहाँ पे बिटवीन ही लगाना है, तो आप क्या लिखें, यहाँ पे लिखें बिटवीन, बिटवीन और यहाँ पे लिखें एंड। तो एक क्लासिक एरर है एग्जाम्स की, बिटवीन एंड वाली, इसको हमेशा दिमाग में रखें। तो बिटवीन दिसंबर 18 एंड दिसंबर 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट, आज के क्विज में यूज होगा यही कॉन्सेप्ट है ना। कह रहा इट इज़ अ मैटर ऑफ कंफर्ट एंड रिलीफ दैट द इंडियन हाई कमीशन इन श्रीलंका इज वर्किंग टू सिक्योर देयर अर्ली रिलीज। कह रहा है ये मैटर बड़ा रिलीफ और कंफर्ट का है, ये मुद्दा बड़ी ही राहत का है कि इंडिया का जो हाई कमीशन है श्रीलंका में वो काम कर रहा है सिक्योर करने के लिए इनकी अर्ली रिलीज़ को, इनकी जल्दी से रिहाई को। सिक्योर द रिलीज़ का मतलब है रिहाई को सिक्योर करना, जल्दी से जल्दी रिहाई को अंजाम दिलवाना। तो बड़ी कंफर्ट की बात है, काम तो हो रहा है। इट की वर्ब है इज़, हाई कमीशन की वर्ब है इज़ वर्किंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। आगे बढ़ते हैं और कह रहे द सीएम, तमिलनाडु सीएम M.K. Stalin in his communication to External Affairs Minister S. Jaishankar on Monday has underscored the need to get back 75 fishing boats to from Sri Lanka। कह रहे जो तमिलनाडु के सीएम है स्टालिन साहब, अपने कम्युनिकेशन में, अपने लेटर में, और किसको, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे विदेश मिनिस्टर को, जयशंकर साहब को, और जो लेटर आया है मंडे को, कम्युनिकेशन किया गया है सोमवार को। कह रहे इन सीएम साहब ने ना अंडरस्कोर कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है उस नीड को, ज़रूरत को जो है गेट बैक करने की, जो है वापस लाने की 75 फिशिंग बोट्स को। और कहाँ से, श्रीलंका से। तो इन्होंने लेटर में ये भी लिखा है आदमी और बोट तीनों, दोनों चीज़ें हमें वापस चाहिए, सारी की सारी पुरानी वाली बोट्स भी हम मंगाएंगे ना, 75 फिशिंग बोट्स भी हमें ला करके दो। तो मिनिस्टर की वर्ब है हैज़ अंडरस्कोर्ड। चलिए सिंपल सा आर्टिकल है, सिंपल सी लाइन है। अंडरस्कोर आप जानते हैं किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, किसी चीज़ पे रोशनी डालना, तो उन्होंने नीड पे, इस ज़रूरत पे रोशनी डाली है। सीएम, अब देखो सीएम क्या कि इनका नाम तो आ रहा है M.K. स्टालिन, लेकिन बीच में आ रहा है कॉमा। ये जो नाम रखा गया ये नाउन इन अपोजिशन है। आप ध्यान रखें जब भी किसी पोस्ट के साथ में उस बंदे का नाम भी दे दिया जाए और बीच में कॉमा ना हो, उस केस में उस डेजिग्नेशन या पोस्ट के आगे हम द को यूज़ नहीं करते हैं। इस केस में हमने नाउन इन अपोजिशन लगाए हुए हैं, यहाँ भी स्टालिन और यहाँ देख रहे हो S जयशंकर, ये भी कॉमा से हटा हुआ है। तो इस वजह से हम द को यूज़ कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के आगे भी, और द को यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के आगे भी। अभी ये कॉमाज मैं निकाल लूँ तो यहाँ वाला द भी निकल जाएगा और यहाँ वाला द भी निकल जाएगा। चलो, कह रहा है फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु getting arrested and released later has become a routine affair, but there have been cases of deaths। कह रहे मछुआरों का तमिलनाडु से अरेस्ट होना और रिलीज होना बाद में बन चुका है एक रूटीन अफेयर, रोज़मर्रा का काम। कह रहे लेकिन वहाँ पे केसेस डेथ के भी रहे हैं, कईयों की मौत के भी रहे हैं। आया समझ में। तो ये पकड़े जाते हैं और रोज़ छोड़ भी दिए जाते हैं, कोई बड़ी बात इसमें बची नहीं है, लेकिन बीच बीच में किसी मछुआरे की डेथ भी हो जाती है। फिशरमैन की वर्ब है हैज़ बिकम, केसेस की वर्ब है हैव बीन। फिशरमैन के लिए दो एडजेक्टिव आए हैं, पहला है गेटिंग अरेस्टेड और दूसरा है फिशरमैन गेटिंग रिलीज्ड। चलिए, गेटिंग जब भी देखो, जब भी पैसिव वाले फॉर्म में गेटिंग यूज होता है तो ये बीइंग की जगह यूज होता है। फिशरमैन बीइंग अरेस्टेड भी आया, लिखा जा सकता था, और बीइंग रिलीज्ड भी लिखा जा सकता था। गेट वर्ब बीइंग का काम करती है पैसिव वॉइस में। आगे बढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो करने वाला हूं मैं, प्रोबेबली आपको एक वीक में मिल जानी चाहिए गेट वर्ब के सभी यूजेस। कह रहा है इन जनवरी 2021 4 फिशरमैन फ्रॉम रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट लॉस्ट देयर लाइव्स आफ्टर देयर वेसल कोलाइडेड विद अ श्रीलंकन नेवी नेवल क्राफ्ट। कह रहा है जनवरी 21 में क्या हुआ था भाई,
4 फिशरमैन जो थे रामनाथपुरम से, उन्होंने अपनी लाइफ्स को खो दिया, अपनी ज़िंदगियों को खो दिया जब उनकी वेसल, जब उनके जहाज़ या उनकी नाव, वेसल मतलब जहाज़ या नाव, कोलाइड विद कर गई, जा भिड़ी श्रीलंकन नेवल क्राफ्ट से। अब इसमें पूरी बात नहीं लिखी हुई है, एक्चुअल में श्रीलंकन की नेवी ने उन पे फायरिंग किया था। कोलाइड विद का मतलब ये नहीं है उनकी भिड़ंत हुई थी, एक्चुअल में उन्होंने एक दूसरे से फायरिंग किया था। इस फायरिंग में 4 फिशरमैन मारे गए। तो ये हुआ जनवरी 21 में, फिशरमैन की वॉर लॉस्ट। अब ये कोलाइड विद नाम के वर्ड को देखें, और एक और वर्ड है हमारे पास कोल्यूड विद। क्या है पहला भाई? कोलाइड, दूसरा क्या है? कोल्यूड। इसमें क्या आ रहा है? आई, और इसमें क्या आ रहा है? यू। दोनों में फ़र्क क्या है? सर कोलाइड में आप किसी से भिड़ंत करते हैं, टू फेस समवन, है ना। अगर मान लो कार जा रही है तेज़ी से और ट्रक में जा लगी तो ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। अगर मान लो पुलिस वाले हैं, उनका कोई टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ उनकी एनकाउंटर हुआ है, तो पुलिस वाले कोलाइड विद कर रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो है टेररिस्ट के साथ में। किसी को फेस करना चाहे फिजिकली या फिर मुठभेड़ के अंदर कहलाता है कोलाइड विद करना। लेकिन कोल्यूड का मतलब क्या होता है? साठ गांठ करना, टू हैव अ सीक्रेट नेक्सस विद समवन, ठीक है ना। साठ गांठ मतलब पर्दे के पीछे किसी से चोरी छुपे मिलकर के कोई षड्यंत्र को बनाना, किसी स्कीम को बनाना। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अ बस कोल्यूडेड विद अ लॉरी ऑन द हाईवे। एक बस जो है कोल्यूड विद कर गई एक लॉरी के साथ हाईवे पे। कोल्यूड का मतलब होगा बस की 60 गांठ हो गई, सीक्रेट नेक्सस हो गया लॉरी के साथ। नहीं सर, बस जो है भिड़ंत हुई है हाईवे पे, है ना। बस जो है लॉरी में हाईवे के ऊपर लॉरी के अंदर जाके लगी है। तो कोल्यूडेड विद नहीं, आप यहाँ लिखे कोलाइडेड विद। वैसे सम मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी कोल्यूडेड विद द ऑपोजिशन टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। रूलिंग सरकार के कुछ मेंबर्स जो हैं उन्होंने 60 गांठ कर ली ऑपोजिशन के साथ सरकार को गिराने के लिए। तो 60 गांठ किया है उन्होंने, तो कोल्यूड विद किया है। यहाँ पे कोल्यूड बिल्कुल करेक्ट है, कोलाइड यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। कोल्यूड ही यूज करें। चलिए आगे बढ़े। ये दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस आपको आज के क्विज में देखने को मिलेगा। कह रहा देयर वॉज अ सिमिलर केस इन अक्टूबर इन विच अ फिशरमैन डाइट। कह रहा ऐसा ही केस अक्टूबर में भी हुआ है जहाँ पे एक फिशरमैन जो है इन विच एक फिशरमैन जो है मारा गया था, डाई हो गया था। केस की वर्ब है वॉज, फिशरमैन की वर्ब है डाइड। सिंपल सेंटेंस है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिस इज वाई द पाक बे फिशिंग डिस्प्यूट नीड्स अ रेजोल्यूशन सून। कह रहा यही वो रीज़न है, दिस इज वाई, यही वो रीज़न है, यही वो कारण है कि जो पाक बे फिशिंग डिस्प्यूट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो पाक बे आती है, इसमें जो मछली पकड़ने पे डिस्प्यूट है, इसको ज़रूरत है एक रिजोल्यूशन की बड़ी ही जल्दी, अ रिजोल्यूशन सून। दिस की वर्ब इज, पाक बे फिशिंग डिस्प्यूट की वर्ब है नीड्स। रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का सोल्यूशन, किसी चीज़ का समाधान। ये वाई वाला आज मैंने कॉन्सेप्ट लिखा नहीं है, कई बार करवा चुका हूँ मैं, चलो आपसे पूछ लेता हूँ। जनरली ये होता है कि वाई जब भी सेंटेंस में आए तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, और वाई के बाद में इन्वर्जन भी होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए। लेकिन फिर भी इस केस में वाई के बाद ना तो क्वेश्चन मार्क आया है और ना सेंटेंस में इन्वर्जन हुआ है। हेल्पिंग वर्ब कहीं है ही नहीं, है ना। ऐसा क्यों हुआ? दिमाग पे जोर डालो, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार कर चुके हैं। वाई की पोजीशन कैसे डिसाइड करती है सेंटेंस की स्ट्रक्चर को, है ना। बताना कमेंट्स में जिनको याद हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिस की वर्ब इज, डिस्प्यूट की वर्ब है नीड्स। कह रहे द फैक्ट दैट मैनी राउंड्स ऑफ डिस्कशंस एट द लेवल्स ऑफ द फिशरमैन एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज have not led to any tangible improvement in the situation should not deter the pursuit of sustained engagement to sort out a problem that involves humanitarian and livelihood issues। कह रहा है जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, ये जो स्टेटमेंट है, दैट वो ये कि कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन जो हैं, और कहाँ पे, एक तो मछुआरों के लेवल पे और एक दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के लेवल पे, कह रहा है वो नहीं लीड टू किए हैं। कई राउंड जो हैं वो हमें नहीं लेकर के गए हैं, लीड टू करके गए हैं किसी भी टेंजिबल इंप्रूवमेंट की तरफ, किसी भी महसूस की जा सकने वाली बेहतरी की तरफ इस पूरी सिचुएशन में। कह रहे ये जो फैक्ट है ना कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है, कोई हल नहीं निकला है, कह रहे इस फैक्ट को डिटर नहीं करना चाहिए, इस बात को हमें नहीं रोकना चाहिए। और किससे? उस परस्यूट से, उस क्वेस्ट से, और जो है लगातार इंगेजमेंट की, सस्टेन्ड इंगेजमेंट की, इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए। और ये कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा इशू है? जो इन्वॉल्व करता है
ह्यूमैनिटेरियन और लाइवलीहुड इश्यूज़ को लोगों की भलाई वाले, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन और लोगों के रोज़गार वाले, उनके काम जो है कमाई वाले जो है लाइवलीहुड इश्यूज़ को। आया समझ में? तो ये कहना चाह रहा है कि कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन हल कभी निकला नहीं, लेकिन इस बात से हमें ये फैक्ट जो है ना, ये बात जो हमें डिटर नहीं करेगी, रोकेगी नहीं कि हम आगे बातचीत ना करें, क्योंकि बातचीत तो बहुत ज़रूरी है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूरी है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें लोगों की जानें, जिंदगियां और लोगों के रोज़गार भी दांव पे लगे हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस की। फैक्ट की वर्ब है शुड नॉट डिटर, सब्जेक्ट यहाँ पे, वर्ब यहाँ पे। मैनी राउंड्स ऑफ डिस्कशंस की वर्ब है हैव नॉट लेट। ये हाइफन से हाइफन जो आप देख रहे हो डिस्कशंस के लिए आया। डिस्कशंस दोनों ही लेवल्स पे हुई हैं, तो ये बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए इसको हाइफन और हाइफन के बीच में अलग करके डाल दिया है। सस्टेन्ड मतलब लगातार बना हुआ, कंटिन्यूस, क्रॉनिक। परस्यूट का मतलब होता है तलाश, किसी चीज़ की खोज। सॉर्ट आउट का मतलब होता है सोल्यूशन करना। दैट की वर्ब है इन्वॉल्व्स। दैट आया प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर है। प्रॉब्लम सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। एस लगा हुआ पीछे। ह्यूमैनिटेरियन मतलब लोगों की भलाई, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। लाइवलीहुड मतलब लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज हैज़ बीन द यूज ऑफ बॉटम ट्रॉलर्स बाय द तमिलनाडु फिशरमैन, अ प्रैक्टिस अपोज्ड इन श्रीलंका's नॉर्दर्न प्रोविंस ऑन द ग्राउंड दैट ट्रॉलिंग डैमेजेस द मरीन इकोसिस्टम। अब ये एनालाइज करके बता रहा है झगड़े की जड़ क्या है। कह रहा है जो झगड़े की जड़ है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है दो कंट्रीज के बीच में, वो रही है इस्तेमाल, यूज बॉटम ट्रॉलर्स नाम की इस टेक्निक का। और किसके द्वारा भाई? इंडिया के तमिलनाडु के मछुआरों के द्वारा। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो अपोज होती है श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस में, इस ग्राउंड पे, इस प्रेमाइसिस पे, इस बेस पे, इस आधार पे दैट वो ये कि ट्रॉलिंग जो है डैमेज करती है सारे मरीन के इकोसिस्टम को, सारे समुद्री पर्यावरण को। आया समझ में? तो झगड़े की जड़ क्या है? हमारे फिशरमैन का ट्रॉलिंग टेक्निक को यूज़ करना, जो कि श्रीलंकन फिशरमैन ना यूज़ करते हैं, ना वो यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रॉलिंग जो है पूरा इकोसिस्टम बिगाड़ देती है। तो कंटेंशन की वर्ब है हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अच्छा, अपोज यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रैक्टिस के लिए आया है, वो प्रैक्टिस जो अपोज्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रैक्टिस नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रही है। ट्रॉलिंग का मतलब है डैमेज, ट्रॉलिंग की वर्ब है डैमेजेस। इकोसिस्टम मतलब एनवायरनमेंट, पूरा पर्यावरण। अब अपने देखेंगे बॉटम ट्रॉलिंग होती क्या है। आप खुद देखोगे ना तो आप खुद से फील कर पाओगे झगड़े की जड़ क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे भी रात में इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ही बॉटम ट्रॉलिंग पता लगी क्या होती है। मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ छोटा सा। तो ये क्या करते हैं, एक बड़ा सा नेट होगा, इसको वेट लगा करके समुद्र के सी बेड तक पहुंचा देंगे और उस पर नीचे लगे होते हैं टायर्स। फिर शिप आगे बढ़ेगा, ये इंडियन शिप है, इंडियन मछुआरों का, और ये टायर्स वाला नेट जो है ना, बड़ा सा नेट, ये आगे बढ़ता जाएगा सी बेड पे। अब ये करता क्या है, सी बेड पे आप देख रहे हो तबाही करता है, डिस्ट्रक्शन। ऐसा कहते हैं जहाँ से ही गुजरता है वहाँ पे 7 से 10 साल तक कोई मरीन लाइफ नहीं बचती। तो ये पूरे समुद्र पे इस तरीके से गुजारते रहते हैं इस जो है जाले को, जिसके नीचे टायर लगे होते हैं। तो ये बाद में ऊपर खींच लेंगे, सारी मछलियाँ इसमें बाहर आ जाएंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसी जो है इकोसिस्टम बाहर आएंगी, इसमें ऐसी मछलियाँ भी आएंगी जो हम नहीं खाते हैं। फिर उनको ये डेड मछलियों को वापस अंदर फेंक देते हैं समंदर के। तो ये मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन होती है बॉटम ट्रॉलिंग में। बहुत सारी कंट्रीज़ में, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में दुनिया में बैंड है। अभी इंडिया में यूज़ हो रही है, श्रीलंका में बैंड है, और श्रीलंकन नेवी और वहाँ के लोगों का यही कहना है कि आप हमारी साइड आकर के बॉटम ट्रॉलिंग ना करें। समझ गए, झगड़े की जड़ यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन बैंड इन श्रीलंका एंड देयर हैव बीन एजिटेशंस फॉर स्ट्रिंजेंट इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। कह रहा है ये प्रैक्टिस जो है बैन कर दी गई है पैसिव वॉइस में श्रीलंका में, और वहाँ पे एजिटेशंस भी हैं, कई सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, मतलब कई सारे जो है, समझ गए ना, एजिटेशन हो रहे हैं इसके स्ट्रिंजेंट इन्फोर्समेंट के लिए, इस लॉ के। स्ट्रिंजेंट मतलब कड़ा, इन्फोर्समेंट मतलब अमल में लाना। तो श्रीलंकन लोग ही जो है एजिटेशन कर रहे हैं सरकार के आगे कि इस लॉ को और ज़्यादा कड़ा बनाओ, कोई भी मछुआरा जो है इस तरह का काम ना कर पाए, चाहे श्रीलंका का हो चाहे इंडिया का हो। प्रैक्टिस की वर्ब है हैज़ बीन बैंड, एजिटेशंस की वर्ब है हैव बीन। स्ट्रिंजेंट मतलब कड़ा, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, रिगरस, है ना। चलिए, कह रहा मोर देन एनीथिंग एल्स द फिशरमैन ऑफ तमिलनाडु शुड टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट देयर काउंटर पार्ट्स ऑन द अदर साइड ऑफ पार्क स्ट्रेट आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू पिक अप द थ्रेड्स ऑफ देयर लाइव्स आफ्टर अ ब्रूटल सिविल वॉर। कह रहा इसमें एक और एस्पेक्ट है,
सबसे ज़्यादा, मोर देन एनीथिंग एल्स, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, इससे भी ज़्यादा तमिलनाडु के मछुआरों को इस चीज़ को टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए, इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए, इस फैक्ट को कि उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, ये तो तमिलनाडु के मछुआरे हैं, काउंटर पार्ट्स मतलब समकक्ष, उधर से श्रीलंका के जो मछुआरे हैं, है ना, कह रहा है ऑन द अदर साइड ऑफ द पाक स्टेट की उस तरफ यानी कि श्रीलंका की तरफ, कह रहा है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं पिकअप करने के लिए थ्रेड्स को, हाथ में लेने के लिए धागों को। पिकअप द थ्रेड्स का मतलब होता है किसी चीज़ को संभालना, है ना, संभालने के लिए अपनी जिंदगियों को एक ब्रूटल सिविल वॉर के बाद। तो श्रीलंका में आप जानते हैं सिविल वॉर बहुत लंबे वक्त से चली है, तमिल्स को वहाँ पे प्रोसिक्यूट किया गया है। तो तमिलनाडु के उस तरफ, पाक स्टेट के आप उस तरफ भी देखोगे कि तमिल लोग ही रहते हैं, पर लेकिन वो श्रीलंकन हैं। तो हमारे तमिल्स को समझना चाहिए कि वो तमिल में हमारे ही हैं, बहुत सालों से सिविल वॉर के बाद अब उनको कमाने का मौका मिला है, तो वो हमारी बॉटम ट्रॉलिंग पे जरूर ही एतराज़ करेंगे। इस चीज़ को हमें कंसिडर करना चाहिए। फिशरमैन की वर्ब है टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसीडर करना, किसी चीज़ को सोच में लेना। काउंटर पार्ट्स की वर्ब है आर स्टिल स्ट्रगलिंग, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी इसकी आर स्ट्रगलिंग। पिक अप द थ्रेड्स, इसका मतलब होता है जैसे कपड़ा फट जाए तो अपने उसके धागे पकड़ते हैं ना उसको फिर से सिलने के लिए, तो इनकी जिंदगियां भी उसी कपड़े की तरह है सिविल वॉर्स में, ब्रूटल सिविल वॉर्स में। अब जाके सिविल वॉर वहाँ थोड़ी बहुत थमी है और ये अपनी जिंदगियों के धागों को संभाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। पाक स्टेट आप जानते हैं जो इंडिया श्रीलंका को अलग करती है। कह रहा है गिवन दैट एन एम्बिशियस ₹60-100 crore scheme of replacing in 3 years 2,000 bottom trawlers with deep sea fishing boats equipped with long lines and gill nets continues to be a disappointment. Both the central and Tamil Nadu government needs to take up fresh investments to get the fishermen on board. अब ये एक स्कीम की बात करेगा जिसमें बॉर्डर ट्रॉलिंग की जगह पे हम दूसरा इक्विपमेंट इन मछुआरों को देने वाले थे। कह रहे देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट, किस चीज़ को भाई, एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी, एक बड़े ही टारगेट वाली 1600 करोड़ की स्कीम जो है, जो रिप्लेस करने वाली थी 3 सालों में 2000 ट्रॉलर्स को, और किसके साथ में, डीप सी फिशिंग बोट्स के साथ में, और ऐसी बोट्स जो कि इक्विप विद हैं लॉन्ग लाइंस और गिल नेट से। इसमें सिर्फ मछलियां पकड़ेंगे, बाकी किसी जानवर को नुकसान नहीं होगा समंदर के अंदर। कह रहे ये स्कीम आज भी जारी है, एक डिसअपॉइंटमेंट बनना, इस स्कीम को आज भी एक निराशा, आप डिसअपॉइंटमेंट बोल सकते हैं। इस स्कीम में आज भी कुछ काम हुआ नहीं। कह रहे देखते हुए इस चीज़ को हुआ क्या, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट, इनको ज़रूरत है कि वो टेकअप करें फ्रेश इनिशिएटिव को, नए कदमों को वो उठाएं, टेकअप करें, ताकि गेट कर सकें फिशरमैन को ऑन बोर्ड, ताकि मछुआरों को अपने साथ अपने एक बोर्ड पे ला सकें। व्हेन यू गेट समवन ऑन बोर्ड, आप किसी को अपने लेवल पे लाते हो या अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हो, जिस तरीके से आप सोच रहे होते हो, जो काम आप करना चाह रहे होते हो, मछुआरे भी वही कर रहे हैं आपके साथ। आया समझ में? तो स्कीम तो ढंग से काम नहीं कर रही, तो अब हमें काम यही करना है, दोनों सरकारों को कुछ नई स्कीम निकालें या स्कीम में पैसे डालें। इस स्कीम को पैसे डालोगे, नए इक्विपमेंट आएंगे, तभी फिशरमैन आपकी बात मानेंगे, वाटर ट्रॉलर्स बंद करेंगे। स्कीम की वर्ब है कंटिन्यूस, गवर्नमेंट्स की वर्ब है नीड। टू गेट समवन ऑन बोर्ड मतलब अपने साथ में मिलाना। इक्विप विद मतलब जिसमें इक्विपमेंट लगा हुआ है, ऐसी बोट्स जिसमें ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। एम्बिशियस मतलब बड़े एम्बिशन वाला, एस्पिरेशनल। चलिए आगे बढ़े। कह रहा द मेन रीजन फॉर फेलियर इज द कॉम्पोनेंट ऑफ कॉस्ट टू बी बोर्न बाय द फिशरमैन अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ ₹80 लाख। सेंटेंस अभी आगे और लंबा है, इतना ही पढ़ेंगे। कह रहा है सबसे बड़ा रीजन जो है इसके फेलियर का, इस स्कीम के नाकामयाबी का, वो है कॉम्पोनेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का वो कॉम्पोनेंट, कॉस्ट का सारे प्राइस का वो हिस्सा जो कि बोन किया जाएगा, जो कि सहा जाना चाहिए फिशरमैन के द्वारा, और जो अकाउंट फॉर करता है 30% का यूनिट कॉस्ट को, जो है 80 लाख के। तो 80 लाख का 3% मतलब 24 लाख। तो सबसे बड़ी हर्डल स्कीम में यही है कि 80 लाख का जो नया इक्विपमेंट सरकार देती है, 24 लाख उसमें से मछुआरे को डालना है। फेलियर सबसे बड़ा रीजन यही है। अब देखो आगे क्या करे, सेमीकोलन लगा के कह रहे द टू गवर्नमेंट्स टेक केयर ऑफ रिमेनिंग 70%। बाकी का जो 70% बचा है, यानी कि 56 लाख, उसकी टेक केयर की जाती है दोनों सरकारों के द्वारा। तो सबसे बड़ी हर्डल यही है, सरकार तो तैयार है 80 लाख का लेने के लिए, देने के लिए, लेकिन सरकार 80 में से 56 ही देती है। 24 लाख कहती है कि मछुआरों को तुम डालो, और मछुआरे क्या बोलते हैं, हम तो बॉर्डर ट्रॉलिंग कर रहे हैं मस्त मौज में, हमें क्या ज़रूरत है 24 लाख आपकी स्कीम में इन्वेस्ट करने की। रीजन की वर्ब है इस, कंपोनेंट मतलब हिस्सा, कॉस्ट मतलब कीमत, वो वाली कॉस्ट जो बोन की जाएगी
कोस के लिए इन्फिनेटिव आया पैसिव फॉर्म में। कीमत किसी को बोन नहीं करेगी, कीमत को बोन किया जाएगा। बोन का मतलब होता है सहना, है ना। टू बी बोन मतलब टू बी बेयर की थर्ड फॉर्म। अकाउंटिंग फॉर यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। अकाउंट फॉर करना मतलब किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ का जिम्मेदार होना। तो 30% के जिम्मेदार जो है मछुआरे हैं। गवर्नमेंट्स की वर्ब है टेक केयर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द यूनिट कॉस्ट एटलीस्ट टू 1.2 करोड़ which will be at the same level as that of a similar scheme under the PMMSY, the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. The governments must increase their share of subsidy. कह रहा है अपार्ट फ्रॉम सिवा या इसी के साथ साथ। अच्छा किसके साथ साथ भाई? इंक्रीज करने के यूनिट कॉस्ट को कम से कम 1.2 करोड़ तक। तो 80 लाख नहीं चलेगा, अब हमें नया इक्विपमेंट चाहिए और ज़्यादा एडवांस्ड, जो कि 1.2 करोड़ का आता है। तो कह रहे हैं इस काम को करने के सिवाय अपार्ट फ्रॉम, कह रहे हैं ये वो जो इक्विपमेंट कॉस्ट है जो कि सेम लेवल पे होगी, ये यूनिट कॉस्ट जो 1.2 करोड़ की उसी लेवल पे होगी जिस लेवल पे दूसरी एक स्कीम में रखा गया है PMMSY में। तो कह रहे हैं इस काम को करने के साथ साथ सरकारों को इंक्रीज करना चाहिए उनके शेयर ऑफ सब्सिडी को 70 को बढ़ा के 80 या 90 या 95 तक लाना चाहिए। आया समझ में? तो 80 लाख वाला चलेगा नहीं, नई स्कीम चल रही है जिसमें 1.2 करोड़ है तो यहाँ तक बढ़ा दो, और 70% से काम चलेगा नहीं, 80 90 या 95 भी कर दो। विच की वर्ब है विल बी, विच आया यूनिट कॉस्ट के लिए। गवर्नमेंट्स की वर्ब है मस्ट इंक्रीज, सब्सिडी मतलब सरकारी हेल्प पैसे की। दैट क्यों आया? क्योंकि यूनिट कॉस्ट को यूनिट कॉस्ट से कंपेयर किया जाएगा, तो ये यूनिट कॉस्ट उसी लेवल पे होगी जिसमें जैसा लेवल है यूनिट कॉस्ट का सिमिलर स्कीम में। तो सिमिलर स्कीम की यूनिट कॉस्ट से तो हमने दैट को लिख दिया, दूसरी बार यूनिट कॉस्ट को यहाँ पे रिपीट नहीं किया है। ये दैट दोज वाली एरर आपको करवा चुका हूँ ना ग्रामर में। चलो कह रहा दे शुड ऑल्सो मोटिवेट द फिशरमैन टू अडॉप्ट सी केज फार्मिंग एंड सी ओशन रेंचिंग विच वर ऑल कवर्ड अंडर द PMMSY। कह रहे इसी के साथ में इनको मोटिवेट करना चाहिए फिशरमैन को कि वो अडॉप्ट करें इन दोनों टेक्निक्स को। ये अलग टाइप की टेक्निक्स होंगी कुछ, कह रहे जो कि कवर्ड की जाती थी PMMSY स्कीम के अंदर। दे की वर्ब है शुड ऑल्सो मोटिवेट, विच की वर्ब है वर, विच आया इन दोनों के लिए, दोनों ही इसके एंटीसीडेंट है, इसलिए विच की वर्ब भी प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। वर कवर्ड है ना पैसिव वॉइस में। कह रहा सच एन अप्रोच इज एसेंशियल as the fishermen find it hard to restrict themselves to India's territorial waters, given the limited marine wealth and area on the limited Indian side। कह रहा है ऐसी अप्रोच बड़ी ही एसेंशियल है क्योंकि फिशरमैन इस चीज़ को पाते हैं बड़ा ही मुश्किल। दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट या हार्ड कि वो रोक पाएँ, सीमाओं में बांध पाएँ, रेस्ट्रिक्ट कर पाएँ खुद को इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में, इंडिया की तरफ के समुंदर के हिस्से में, देखते हुए कंसीडर करते हुए ना के बराबर या लिमिटेड मरीन वेल्थ को, मछलियों की अमाउंट को और एरिया को इंडियन साइड में। तो इंडिया की साइड में मछलियाँ भी कम है, इसका मेन रीज़न बताया जाता है ट्रॉलर फार्मिंग, जिसमें हमने ट्रॉलर चला चला के पिछले सैकड़ों साल में मछलियों को ख़त्म कर ही दिया है तमिलनाडु कोस्ट के आसपास। तो कह रहे इस चीज़ को देखते हुए ऐसी अप्रोच बड़ी ही इसेंशियल है क्योंकि हमारे मछुआरे अपने आप को तमिलनाडु के आसपास रोक ही नहीं पा रहे हैं, बार बार उनको तमिलनाडु से आगे जाना पड़ता है। अप्रोच की वर्ब है इस, फिशरमैन की वर्ब है फाइंड, रेस्ट्रिक्ट का मतलब है रोकना, रेस्ट्रिक्ट समवन टू समथिंग, अपने आप को रोक रहे हैं इंडिया की तरफ। गिवन के बाद में कंसीडरिंग, गिवन मतलब कंसीडरिंग है ना। लिमिटेड मतलब थोड़ा ही, लिमिटेड है बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। मरीन वेल्थ मतलब समुद्री वेल्थ, जिसका मतलब होता है मछलियाँ है ना जो भी समुद्र में हम पकड़ते हैं। कह रहा बट द प्रायोरिटी नाउ फॉर न्यू दिल्ली शुड बी इन सिक्योरिंग द स्विफ्ट रिलीज ऑफ 68 फिशरमैन। कह रहा लेकिन जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, जो प्रेफरेंस है अब नई दिल्ली के लिए होनी चाहिए, शुड बी किस चीज़ में भाई, सिक्योर करने में जल्दी से रिलीज़ को 68 फिशरमैन की। तो ये ट्रॉलर्स व्रोलर्स सी केज फार्मिंग रेंचिंग देखेंगे बाद में, पहले अपने 68 बंदे जो पकड़े जा चुके हैं उनको वापस लाया जाए, यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी की वर्ब है शुड बी, स्विफ्ट मतलब फास्ट क्विक है ना, फास्ट बोल दो, क्विक बोल दो या हेसेंट बोल दो, इसका लेकर सिनोनिम होता है हेसेंट, लिख दो यहाँ पे हेसेंट। चलिए यहीं पे रैप अप करेंगे अपने सेशन को। आज का क्विज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, ना सेशन मुश्किल था ना क्विज़ मुश्किल है। 4-5 क्वेश्चन है अपने पास। वीन अवे मैं आपको बता चुका हूँ, खुद ही देख के बताओ इन चारों में से क्या मीनिंग है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, इस ईडियम को आप अच्छे से देख चुके हैं।
मुसीबत भरे वक्त में फिशिंग करना, तो इसका मीनिंग क्या होगा इस इडियम का। 2 एरर्स को आपको फाइंड करना है, सेकंड और थर्ड में आपको चेक करना है कोलाइड वर्ब क्या ये सही है या इसकी जगह कोल्यूड लगाएं, और साथ में आपको देखना है बिटवीन नाम का कोरिलेटिव कंजंक्शन किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इलीगल हंटिंग को वन वर्ड में क्या बोलते हैं, पोर्चिंग बोलते हैं, पोचिंग बोलते हैं, सस्टेनिंग बोलते हैं, इंपाउंडिंग बोलते हैं। चारों वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते हो। आंसर्स मिलेंगे क्विज के इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में। सबसे नीचे पहला कमेंट पिंड कमेंट मेरा ही है, उसमें आपको व्यू ऑल पे किया करोगे ना क्लिक, तो सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। चेक करना आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले, जरूर से अपना स्कोर मुझे बताएं कमेंट्स में। एक क्वेश्चन भी रख रहा हूँ आपके सामने डिस्क्रिप्टिव का। बॉटम ट्रोलिंग तो आप समझ गए हैं जिसकी वजह से दोनों में झगड़े होते हैं, पर क्या आपको लगता है कि ये बॉटम ट्रोलिंग इतना बड़ा इशू था जिसकी वजह से श्रीलंका कुछ मछुआरों पे गोलीबारी भी करता है, फायरिंग भी करता है वहाँ की नेवी, तो ये कितना जस्टिफाइड है? और आपको क्या लगता है बॉटम ट्रोलिंग खत्म होने के बाद क्या ये इशू सॉल्व हो जाएगा या इसको डिप्लोमेटिकली हमें श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ में टेकअप करना पड़ेगा? जरूर से लिखें कमेंट सेक्शन में, 2-3 कमेंट्स लिखा करो, 2-3 सेंटेंसेस लिखने से आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर बनेगी। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। Until then, signing out.